तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो दुनिया की पहली फीमेल हाईजैकर है, यानी कि पहली महिला जिसने प्लेन को हाईजैक किया, और एक बार नहीं कई बार। इत्तेफाक से जिस महिला की ये कहानी है उसका नाम लैला है। तो हम लोग कम से कम हिंदुस्तान में जब लैला नाम ये कभी लिया जाता है तो लैला और मजनू की दास्तान याद आती है। लेकिन ये वो लैला नहीं थी। ये वो लैला थी जो एक ज़माने में एक तरह से पोस्टर गर्ल थी, और जिस संगठन के लिए काम करती थी उस संगठन को फ़ख्र और इज़्ज़त थी, मतलब बहुत ज़्यादा इसको लेकर। इतना ही नहीं, 6 बार प्लास्टिक सर्जरी कराई अपने चेहरे को बदलने के लिए, और एक पूरी लड़ाई लड़ी, और आज भी ये जिंदा है। ये कहानी है लैला खालिद की। लैला खालिद फ़िलिस्तीन में जिसका जन्म हुआ। फ़िलिस्तीन में एक जगह है हाइफा में जन्म हुआ, और 1944 में। और इस जन्म के लैला के करीब 4 साल के बाद ही इज़राइल का जन्म हुआ, जब एक जो पूरी जितने अलग अलग दुनिया भर में यहूदी लोग रहा करते थे उनको एक जगह दी गई है, उसका नाम इज़राइल बना। तो फ़िलिस्तीन और इज़राइल की लड़ाई आपको पता है अरब देशों के साथ शुरू से चलती रही है। इज़राइल के जन्म की पूरी कहानी भी आपको सुनाई है। तो सिर्फ लैला के 4 साल के बाद ही पैदा होने के फ़िलिस्तीन में फिर मारपीट, दंगे, ये सारी चीज़ें शुरू हुई इज़राइल और उसको लेकर। अरब देशों और इज़राइल के बीच में भी लड़ाई जारी थी। माहौल ऐसा था हाइफा में कि वहाँ रहना मुश्किल था। तो लैला के घर वालों ने फिर ये तय किया कि अब फ़िलिस्तीन में रहना बड़ा ख़तरनाक है, जानलेवा हो सकता है। तो मजबूरी में लैला के पिता वहाँ एक दुकान चलाते थे, उनकी दुकान थी, कुछ किराए पे दे रखा था। पूरा परिवार वहाँ से निकल पड़ता है और फ़िलिस्तीन छोड़ देता है। फ़िलिस्तीन छोड़ने के बाद ये लोग लीबिया चले जाते हैं। 5 साल की उम्र थी उस वक्त लैला की। वहाँ जाने के बाद करीब 15 साल की उम्र में अब लैला को बहुत याद आती है कि अपने घर फ़िलिस्तीन जाना है, और फ़िलिस्तीन के हालात वैसे थे। फिर उसे पता चलता है कि अरब मुल्क और कई ऐसे फ़िलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 15 साल की उम्र में ही लैला ने तय कर लिया कि वो भी फ़िलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बनेगी और इज़राइल के ख़िलाफ़ लड़ेगी। सिर्फ 15 साल की उम्र थी। इसके बाद उसने पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़िलिस्तीन, ये एक संगठन ज्वाइन किया, जिसको उस वक्त दुनिया के कई देश आतंकी संगठन भी कहते थे, लेकिन फिर बाद में कई देशों ने मान्यता भी दी। तो उसी के लिए उसको ज्वाइन किया, और अब लैला ने वहाँ पर पूरी ट्रेनिंग ली। बाकायदा उसको ट्रेनिंग दी गई हर तरह की, और तब तक उसे कुछ पता नहीं था कि करना क्या है। लेकिन यह है कि फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए उसे जो भी काम दिया जाएगा वो करेगी, और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार थी। दिखने में वैसी खूबसूरत, और फ़िलिस्तीन की आज़ादी का जज्बा, उसके लिए किसी भी हद तक जाना। तो संगठन के साथ काम किया। संगठन ने उसको पूरी ट्रेनिंग दी, पढ़ने लिखने में भी होशियार थी। और आखिरकार ट्रेनिंग के बाद वो वक्त आ गया जिस वक्त का इस्तेमाल करना था लैला को लेकर जो पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़िलिस्तीन के लोग थे। तो उनके लीडरशिप ने यह तय किया कि इज़राइल को झुकाने के लिए और अपने कुछ ख़ास लोग जो बंद हैं अलग अलग देशों में कुछ शर्तें मनवाने के लिए इज़राइली प्लेन को हाईजैक किया जाए। और इसके लिए 2 लोगों की एक टीम बनी। उनमें एक थी लैला। लैला को पूरी ट्रेनिंग दी गई थी, और चूँकि वो फर्राटेदार इंग्लिश से लेकर सारी ज़ुबान बोलती थी, तो लैला इसके लिए तैयार हुई। अब लैला के साथ उसको एक और साथी दिया गया, उसका नाम था ईसावी। लेकिन ना ईसावी लैला से कभी मिला, ना लैला कभी ईसावी से मिली। दोनों अनजान थे। लैला को सिर्फ एक तस्वीर दी गई और कहा गया कि ये तुमको एयरपोर्ट पर मिलेगा, और तुम दोनों का काम है इज़राइली प्लेन को हाईजैक करना। अब एक प्लेन जिसको चुना गया, ये प्लेन था TWA, नंबर थी इसकी 840 उड़ान संख्या, और बोइंग 29 अगस्त 1969 ये तारीख थी। 29 अगस्त 1969 इजरायली प्लेन ये, और इस प्लेन को रोम से एथेंस होते हुए तेल अवीव जाना था, यानी कि इजराइल।
तो रोम से एथेंस होते हुए इस प्लेन को जाना था। लैला पहुंचती है रोम और वहाँ पर उसके बाद वो एयरपोर्ट में दाखिल होती है, चेक इन करती है और जाकर वेटिंग हॉल में बैठ जाती है। अब उसके पास तस्वीर थी उसके साथी की और दोनों की इससे पहले कोई मुलाकात हुई नहीं थी, लेकिन तस्वीर से दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इसके बाद हाथों से इशारा करते हैं, दोनों कोई बातचीत नहीं करते ताकि किसी को शक ना हो। तो ईसावी और वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं। दोनों की फर्स्ट क्लास की बुकिंग थी प्लेन में, ताकि उनको कॉकपिट तक जाने में आसानी हो, कोई रोक टोक ना है, क्योंकि फर्स्ट क्लास के जस्ट बराबर में कॉकपिट होता है जिसमें दोनों पायलट बैठते हैं, पायलट और को पायलट। अब ये लोग अभी बैठे हुए हैं एयरपोर्ट पर, बातचीत चल रही है। तभी एक दो फैमिली जिसमें 4 बच्चे थे वो आकर बराबर में बैठ जाते हैं। लैला को बच्चे बहुत पसंद थे। बातचीत होती है तो वो बताते हैं कि वो भी इसी प्लेन से जाने वाले हैं, एथेंस। लैला को बड़ा बुरा लगता है, उसे लगता है कि 4 बच्चे भी हैं और इसी प्लेन को उसे मालूम है कि उसे अब हाईजैक करना है और कुछ भी हो सकता है। तो उस अफसोस इस बात का था कि इन बच्चों को कुछ ना हो, तो उसके मन में आया कि वो बोल देगी कि आप इस फ्लाइट से नहीं किसी और फ्लाइट से जाइए। लेकिन फिर उसे लगा कि अगर कुछ कहें और उसे डाउट हो जाए, फिर उसे अपने फ़लस्तीन की याद आई, तो उसने कहा कि नहीं, इनको कुछ नहीं बता सकती। अब इसके बाद बोर्डिंग का वक्त आया। लैला और उसका साथी ईसावी दोनों के पास चूँकि फर्स्ट क्लास की टिकट थी, दोनों प्लेन में दाखिल होते हैं। बात 1969 की है और उस वक्त एयरपोर्ट पर इतनी सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। 2 हैंड ग्रेनेड थे लैला के पास और एक पिस्टल जो उसने अपने कपड़ों के नीचे छुपा रखे थे, और ईसावी के पास भी हैंड ग्रेनेड और पिस्टल। दोनों अंदर प्लेन में दाखिल होते हैं, फर्स्ट क्लास की सीट मिलती है। अब वहाँ पर उसके बाद सारे मुसाफिर बैठ चुके थे। प्लेन टेक ऑफ करता है। थोड़ी देर के बाद एयर होस्टेस जो है वो आती है और पूछती है कुछ खाने पीने के लिए। मना कर देती है लैला, और ईसावी भी कहते हैं हमारा पेट ठीक नहीं है। लेकिन लैला कहती है कि आप एक हमें एक्स्ट्रा कंबल दे दीजिए, क्योंकि उसके पास जो हैंड ग्रेनेड और पिस्टल था उसे लगा कि इस कंबल के नीचे छुपा कर रखना आसान होगा जो अब तक उसने कपड़ों में छुपा रखे थे। इन दोनों का प्लान ये था कि जैसे ही कॉकपिट का दरवाज़ा खुलेगा, एयर होस्टेस कई बार पानी कॉफ़ी पायलट को देने के लिए कॉकपिट का दरवाज़ा खुलवाते हैं और अंदर जाते हैं, या कई बार पायलट भी वॉशरूम यूज़ करने के लिए बाहर आते हैं। तो इनका इरादा यही था कि जैसे ही कॉकपिट का दरवाज़ा खुलेगा, एयर होस्टेस जाएगी और इसी वक्त कॉकपिट के अंदर घुसने की जिम्मेदारी जो थी वो लैला की थी, और इसके बाद पायलट को कंट्रोल करना था और फिर पायलट के ज़रिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को कंट्रोल करना था। तो लैला और वो दोनों बैठ गए। प्लेन ने टेक ऑफ किया, प्लेन चलने लगा। थोड़ी देर के बाद अचानक एयर होस्टेस ने कॉकपिट का दरवाज़ा नॉक किया। जैसे ही उसने नॉक किया, दरवाज़ा खुला। यही मौके की तलाश थी। लैला अचानक अपनी सीट से उछलती है और उसके हाथ में अब ग्रेनेड, पिस्टल उसने अपने कमर से लगा रखी थी, वो पैंट से होते हुए फर्श पे गिर पड़ा प्लेन के। तब तक जिस तरीके से वो उठी और उसने धक्का दिया, एयर होस्टेस समझ गई, लेकिन इससे पहले कि कुछ वो रोक पाती, लैला कॉकपिट के अंदर दाखिल हो चुकी थी। अब उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड है और एक का पिन वो निकाल चुकी है। पिन निकालने का मतलब है कि अगर अब वो गिरा तो फट जाएगा, लेकिन वो फोर्स के साथ गिरना चाहिए। इसके बाद अब वो पायलट से कहती है कि आपका प्लेन हाईजैक हो चुका है, अब मैं जो कहूँ आप वही करना, वरना फिर इस पूरे प्लेन को उड़ा देंगे। इधर उसका जो दूसरा साथी ईसावी, वो पैसेंजर को बताता है कि आप लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे रहें, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर आप कुछ हमारे खिलाफ ना करें तो। अब प्लेन हाईजैक हो चुका और वो कहती है कि हम लोग, बताती है कि हम फ़लस्तीन से जुड़े हुए हैं, PFLP के मेंबर हैं। इसके बाद अब सबसे पहले वो कहती है कि इस प्लेन को आप इजराइल की तरफ ले चलो। अब प्लेन इजरायली, पायलट को बड़ा अजीब लगता है, कहता है कि ये फ़लस्तीनी अपने आप को बता रही है और कह रही है कि प्लेन को इजराइल की तरफ ले चलो, ये क्या मामला है। लेकिन अब चूँकि हैंड ग्रेनेड हाथ में है, पिन निकला हुआ है, पिस्टल है सर पे, पायलट बेबस। 120 पैसेंजर उसमें सवार थे और 7 क्रू मेंबर थे, कुल 127 लोग थे उस प्लेन में। तो पायलट भी अब वही करता है जो लैला कहती है,
इसके बाद अब वो कहती है कि आप इस प्लेन को इजराइल की तरफ ले चलें, और इजराइल में एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का वो नाम लेती है और कहती है कि हमें आप वहाँ तक ले चलो। अब उसमें भी थोड़ी दूरी थी, फ्यूल के बारे में भी पूछती है। अच्छा, इन लोगों ने पूरी ट्रेनिंग ले रखी थी, तैयारी कर रखी थी। वो पूछती है कि अगर हम वहाँ जाएंगे इजराइल के उस डेस्टिनेशन तक तो कितना फ्यूल है इसमें। तो पायलट ने कहा 2 घंटा। उसने उसके ऊपर गन तानी और फिर उसको हैंड ग्रेनेड दिखाया और बोला कि यह आखिरी झूठ है तुम्हारा, अगली बार झूठ बोलोगे तो ये हैंड ग्रेनेड यहीं छोड़ दूंगी, फिर तुम जिम्मेदार होगे। उसने कहा कि तुम्हारा ये जो कांटा सुई है ये बता रहा है कि इसमें अभी कितना है और हम कितने घंटे उड़ सकते हैं नॉन स्टॉप। तो पायलट भी समझ गया कि ये मामला गड़बड़ है, अब उड़ाने लगा। जैसे ही इजराइल के एयर स्पेस में प्लेन दाखिल हुआ तब तक अब नीचे पता चल चुका था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लैला बात कर रही है और उसने कह दिया कि आप हमें जो TWA-840 फ्लाइट है, ये अब ये इजराइल की सीमा में दाखिल हो चुका है और ये बाकायदा हाईजैक हो चुका है। अब जब इजराइल की सीमा में दाखिल हुआ तो इजराइलियों को पता था 3 मिराज प्लेन फ़ौरन उड़ते हैं और इस प्लेन को घेर लेते हैं। अंदर बैठे पैसेंजर मुसाफिर खिड़कियों से देख रहे हैं 3 मिराज फाइटर प्लेन। अब वो सब डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद इजराइल इस प्लेन को मार गिराएगा, क्योंकि वो फ़लस्तीन या उस तरीके से कहते थे कि ऐसे लोगों को, ये जो संगठन है आतंकवादी, इनसे बातचीत नेगोशिएशन नहीं करेगा तो शायद मार गिराएगा। तब उनकी जान वैसी हलक में आ गई कि इधर हाईजैक हो चुका है, उधर 3 मिराज फाइटर है। लेकिन थोड़ी देर के बाद लैला उन पायलट से कहती है कि इसमें हाइफा जब आए, जब हम हाइफा के ऊपर से उड़ें तो मुझे बताना। पायलट ने उसे बताया कि अब हम हाइफा के ऊपर उड़ रहे हैं। फ़लस्तीन का एक इलाका था ये, जहाँ लैला पैदा हुई थी और जिस इलाके को 5 साल पहले इसने 5 साल की उम्र में छोड़ना पड़ा था। जब हाइफा के ऊपर से प्लेन उड़ा तो उसने बहुत ध्यान से नीचे देखा और कहते हैं उस वक्त लैला की आंखों में आंसू भी थे, खुशी भी थी, और उसने चीख कर कहा पायलट से, ये मेरा घर है, यहाँ मैं पैदा हुई थी और मुझे यहाँ इजराइलियों की वजह से छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद थोड़ी देर के बाद अब उसने जब हाइफा से निकल गया प्लेन, तब उसने कहा कि एक काम करो, अब इस प्लेन को अब दमिश्क ले चलो। अब पायलट हैरान कि पहले कहा इजराइल ले आओ, अब कह रही है कि दमिश्क ले जाना है। तो खैर मजबूर था, वो बेबस था। पायलट उस प्लेन को लेकर दमिश्क पहुंचता है। दमिश्क में ये प्लेन, वहाँ पे लैला बात करती है ट्रैफिक कंट्रोल से, वो लैंड करने की इजाज़त दे देते हैं। शाम का वक्त था, प्लेन लैंड किया। जब प्लेन लैंड करने लगा तो उससे पहले लैला पायलट से कहती है कि प्लेन को थोड़ा बिल्कुल प्यार से लैंड करना, धक्का ना लगे, और या ऐसा भी नहीं हो कि अचानक तुम मतलब तेज़ स्पीड में या उस तरीके से लैंड करो। इसलिए कि अगर प्लेन को धक्का लगा या प्लेन उछला लैंड करते वक्त तो इस हैंड ग्रेनेड का पिन निकला हुआ और ये अगर मेरे हाथ से गिर गया तो प्लेन उड़ जाएगा। पायलट की हवा और ख़राब हो गई। खैर पायलट ने प्लेन को लैंड किया दमिश्क में। जैसे ही प्लेन रनवे पर पहिया टच किया, इसके बाद लैला अनाउंस करती है अपने तमाम पैसेंजर से कि जैसे ही ये प्लेन लैंड करेगा तुम सब तेज़ी के साथ नीचे उतर जाना और तुम सबको कोई ख़तरा नहीं है, तुम सब आज़ाद होगे। और उसने पायलट से भी यही कहा और को पायलट से भी यही कहा और क्रू मेंबर से भी यही कहा। दमिश्क एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड किया। लैंड करने के बाद सभी अफरा तफरी मच गई, हर पैसेंजर जल्दी उतरने को तैयार। खैर किसी तरह तमाम लोग प्लेन से बाहर निकले। जब पूरा प्लेन खाली हो गया, आखिर में लैला और उसका साथी नीचे उतरता है। उससे पहले कॉकपिट में वो वही हैंड ग्रेनेड पिन निकाल कर रख देते हैं, बाहर आते हैं और प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। अब सवाल ये था कि क्यों उड़ाया, तो उनका ये था कि एक भी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचाना था, लेकिन इजराइल और इजराइल के दोस्त मुल्कों को एक मैसेज देना था और उस मैसेज को इस धमाके के ज़रिए देना था। तो प्लेन को उड़ा दिया, मुसाफिर सब सेफ थे। बाद में वो जिस जिस देश के थे उनको अलग अलग प्लेन से उनके देश वापस भेजा गया। कुछ उसमें इजरायली भी थे, कुछ ब्रिटिश थे, तो उन सबको भेज दिया गया। लैला खान की इस
कामयाब हाईजैकिंग के बाद जो PFLP का लीडरशिप नेतृत्व वो बहुत खुश हुआ लैला की इस बहादुरी पर। अब लेकिन उसे पता था कि इजराइल का प्लेन हाईजैक किया, इजराइल के प्लेन को बॉम्ब से उड़ा दिया है। इजराइल चुप बैठने वाले देश में है नहीं, वो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर और ढूंढ ढूंढ कर मारता है। इसलिए उन्होंने लैला को अरब देश भेज दिया गुपचुप तरीके से, लेकिन फुल सिक्योरिटी के साथ, हर वक्त उसके साथ गार्ड रहे। और कहते हैं कि अरब देश भेजने के बाद लैला का प्लास्टिक सर्जरी कराया गया। उसका नाक, उसके चेहरे, आँखें, कान, लिप्स, इन सारी चीज़ों को प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए बदला गया। और ये सब बदलने के बाद लैला वहीं रही और वो इंतज़ार कर रही है अपने दूसरे मिशन, दूसरे ऑपरेशन का। इधर कहते हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ढूंढ रही थी लैला और ईसावी को, जिन्होंने उस प्लेन को हाईजैक किया इजरायली और फिर बॉम्ब से उड़ा दिया। लैला इधर अब दूसरे ऑपरेशन के लिए तैयार थी। करीब साल भर बीता। सितंबर 1970, सितंबर 1970 का साल आ गया। अचानक PFLP के लीडरशिप ने लैला से कहा कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है दूसरे प्लेन हाईजैक करने की। इससे पहले उनकी टीम ने कुछ और प्लेन भी हाईजैक किया था। अब ये जो प्लेन था, ये न्यूयॉर्क जानी थी। इस प्लेन को, इजरायली प्लेन को ही चुना था। और ये इस बार इजरायली एयरलाइंस का जो ELAI 219 बोइंग 707 ये प्लेन था और ये एम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क जाना था। तो लैला पहले पहुंचती है यूरोप, फिर वहाँ से पहुंचती है एम्स्टर्डम। वहाँ पे एक शख्स फिर साथी जिसके साथ ये मिलकर करना है, लेकिन इस बार ये था कि 2 लोग और हाईजैकर आपके साथ होंगे जो आपकी मदद करेंगे। लेकिन वो दोनों कौन होंगे, ये वही कोड वर्ड था, पहले से बताते नहीं थे। और वो आपको प्लेन में मिलेंगे और उनकी तस्वीर, बाकी चीज़ें दे रखी थी। अब जो हाईजैकिंग में मदद करनी थी, बाकी कुल मिलाकर 4 लोग थे। ये एम्स्टर्डम से लैला खान ELA 219 की फ़्लाइट में बैठती है। लेकिन यहाँ गड़बड़ ये होता और उसका साथी, इस बार दोनों इकोनॉमी क्लास में थे। इस बार लैला ने, चूँकि इजराइल का उससे 1 साल पहले एक प्लेन हाईजैक हुआ, उसको बॉम्ब से उड़ा दिया गया, तो अब इजरायली प्लेन में थोड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। ख़ासतौर पर लंबी दूरी के प्लेन में इजराइल के जितने भी एयरलाइंस थे उसमें स्काई मार्शल चलते थे, मतलब सुरक्षा गार्ड जो प्लेन में 3-3 बार तलाशी लिया करते थे मुसाफिरों की भी। तब सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसीलिए इस प्लेन में 4 लोगों की टीम चुनी गई थी हाईजैकिंग के लिए। एक लैला, एक उसका साथी जो ग्राउंड से, और 2 और जिसके बारे में इन्हें कुछ पता नहीं, वो पैसेंजर के बीच में मिलेंगे। ताकि अगर ये इसलिए किया गया था कि अगर 2 पकड़े जाएं तो भी इस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखा जाए। वो अपने 2 साथी को जानते नहीं हैं तो फिर क्या नाम बताएंगे। लेकिन यहाँ गड़बड़ ये हुई कि लैला और उसके साथी तो प्लेन में सवार हो गए, लेकिन जो बाकी 2 साथी थे जिनको उनको मदद करनी थी अंदर, वो दोनों प्लेन में नहीं बैठ पाए क्योंकि उनको ऊपर कुछ डाउट हुआ एयरपोर्ट के ही स्टाफ को, और उन्होंने उस प्लेन में उनको बैठने नहीं दिया और सिक्योरिटी के नाम पर रोक लिया। हालांकि रोक लिया, ये दोनों बैठ गए लैला और वो, और इन्हें उसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं। अब इकोनॉमी क्लास में थे, सिक्योरिटी ज़्यादा थी। इस बार लैला के पास 2 हैंड ग्रेनेड थे और एक पिस्टल छुपा कर लाई थी। ख़ास तौर पर अब सिक्योरिटी प्लेन के अंदर ज़्यादा है, तो लैला के जो है ब्रा का जो डिज़ाइन बनाया गया था वो इस तरीके से कि हैंड ग्रेनेड को उसमें आसानी से छुपाया जा सके और सिक्योरिटी गार्ड उसकी तलाशी ना ले पाए। तो हथियार लेकर लैला प्लेन में सवार हो गई। लेकिन अब यहाँ अंदर मुश्किल ये कि जो बाकी 2 साथी के बारे में बताया गया वो दोनों गायब। अब लैला और ये दोनों बैठे हुए और इकोनॉमी क्लास में, बिजनेस क्लास में, कॉकपिट तक जाना आसान है। अब इन्हें मौके की तलाश फिर से की, जैसे ही कॉकपिट का दरवाज़ा खोले ये अंदर घुसें और फिर उसी तरीके से कंट्रोल करें और प्लेन को ले जाएं। इत्तेफाक से काफ़ी देर के बाद अचानक कॉकपिट का दरवाज़ा खुला। लैला कॉकपिट की तरफ भागी, लेकिन इत्तेफाक से एक एयर होस्टेस और ट्रॉली टकरा गई। लैला वहीं गिर गई, लेकिन वो फिर संभलती है, उठती है। तब तक उसका दूसरा साथी उठता है, वो अपने हाथ में पिस्टल निकालता है। लेकिन इस दौरान में अंदर जो एयर मार्शल थे वो भी दोनों को देख लेते हैं। लैला का साथी गोली चला देता है, एक स्टाफ को गोली लगती पैर में, एक के पेट में, वो भी पलट के गोली चलाते हैं, फिर उस पर काबू पा लेते हैं। इधर लैला भागती है कॉकपिट की तरफ, लेकिन पायलट
को तब तक सब कुछ अंदाज़ा हो गया। पायलट ने कॉकपिट का दरवाज़ा बंद कर दिया और खोला नहीं। लैला कॉकपिट तक जा नहीं पाई। इस दौरान में लैला जब जा नहीं पाई, पायलट को अब लगा कि ये प्लेन हाईजैक हो गया। वो समझदार था, उसने फ़ौरन प्लेन को ऊपर और नीचे थोड़ा करना शुरू किया। पैसेंजर सबके तो सीट बेल्ट थे, लेकिन दोनों हाईजैकर ये खुले थे, सीट पे तो बैठे नहीं थे, तो बैलेंस बिगड़ गया। लैला फर्श पर गिरी। लैला फिर उसको पकड़ा। कुछ पैसेंजर ने भी पैर से और उसको घेरने की कोशिश की। फिर स्टाफ स्काई मार्शल आ गया। उसके साथी को तब तक गोली लग चुकी थी। इस दौरान में लैला किसी तरह फिर भी निकलते हुए कॉकपिट तक पहुंची और ज़ोर से चिल्लाई। फिर उसने हैंड ग्रेनेड पकड़ा हुआ था कि मेरे 3 गिनने तक अगर कॉकपिट का दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मैं ये बम यहीं ब्लास्ट कर दूंगी। तब तक पायलट जो है वो प्लेन को बहुत नीचे ले आया था। वो इसलिए कि अगर ये धमाका करती भी है तो एयर प्रेशर और बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम ना हो और फिर थोड़ा नुकसान हो, ज़्यादा ना हो, वो लैंड वैंड करने की बाद में सोच सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब उसने नीचे किया, फिर एक बार लैला का बैलेंस बिगड़ा और तब तक एयर मार्शल ने काबू पा लिया। फिर एयर मार्शल ने पकड़ा, लोगों के कुछ टाई वाई निकाली और उससे उसके दोनों हाथ पैर बांधे। उसके साथी को गोली लग चुकी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद अब इमरजेंसी में उस प्लेन को लंदन लैंड कराना पड़ा। जाना था न्यूयॉर्क एम्स्टर्डम से, लेकिन लंदन में लैंड कराना पड़ा। लंदन में इन्फॉर्मेशन दी गई, खबर दी गई एटीसी को कि इस तरह का हो चुका है और इजरायली प्लेन है, उसमें इजरायली एयर मार्शल थे। अब इजरायली एयर मार्शल को ये भी लग रहा है कि एक चूँकि शख्स की मौत हो गई है और लंदन में ये सब कुछ होता है तो वहाँ पे उसके खिलाफ फिर केस चलेगा, ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो वो चाहते नहीं थे, लेकिन प्लेन लैंड किया। वहाँ दूसरे प्लेन में तमाम मुसाफिरों को उठाया गया और उसमें डाला गया और जो लैला थी उसको ब्रिटिश जो फोर्स थी उसके हवाले कर दिया गया लंदन में, और वो बॉडी भी फिर उतार दी गई। और इजराइल के बाकी जो भी स्काई मार्शल और बाकी लोग थे उन्होंने कोई ऐसी मतलब वहाँ पे कंप्लेंट और ये सारी चीज़ें नहीं की ताकि लीगल उस पर ना फंसे। और फिर एक दूसरे प्लेन में वो सारे लोग वहाँ से निकल गए। अब लैला ब्रिटिश पुलिस के चंगुल में थी, उसके साथी की मौत हो चुकी थी। ब्रिटिश पुलिस उसे लेती है और अपने साथ ले जाती है और ले जाने के बाद अब उससे पूछताछ शुरू होती है। लैला को एक पुलिस स्टेशन में रखा गया था, उसे जेल नहीं भेजा गया और इसलिए उसकी वजह ये थी कि जो कुछ हुआ वो ब्रिटेन की एयर स्पेस से पहले हुआ। लैला के ख़िलाफ़ ब्रिटेन में सिर्फ एक केस बन रहा था और वो ये कि वो मतलब बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के लंदन में आई है, ब्रिटेन में दाखिल हुई है और उसके ऊपर जो भी हवा में इल्ज़ाम था वो सारी चीज़ें हुई थी। तो अब उसको वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और वहाँ उससे पूछताछ शुरू हुई। अब इधर ब्रिटेन के सामने मुश्किल ये थी कि एक इजरायली प्लेन हाईजैक करने की कोशिश की गई थी, नाकाम। एक साथी मरा था फ़लस्तीनी मूवमेंट का और लैला उसी संगठन से जुड़ी हुई थी, ब्रिटेन के अरब मुल्कों से दोस्ती थी। तो अब उधर इजराइल कह रहा है कि हमारे प्लेन को चूँकि हाईजैक करने की कोशिश की गई तो लैला को हमारे हवाले कर दो। ब्रिटेन के सामने मुश्किल ये आ रही है कि वो लैला को इजराइल के हवाले करता है तो फिर अरब देश उससे नाराज़ हो जाएंगे और अरब देशों के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, तेल का खेल ऐसे ही चलता है। तो अब क्या करें? इसीलिए ब्रिटेन ने लैला के खिलाफ कोई मामला दर्ज ही नहीं किया, उसे पुलिस स्टेशन में ही रखा और पुलिस स्टेशन में उससे लगातार पूछताछ की जाती रही और उसके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया वहाँ पर। बाद में लैला ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ब्रिटेन की जो पुलिस थी और वहाँ का जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पर उन लोगों ने बड़ा अच्छा व्यवहार किया। जिस प्लेन को ये हाईजैक किया गया था उसका कोई मामला तो बना नहीं। इसके बाद अचानक एक दिन लैला को उसी पुलिस कस्टडी में खबर दी जाती है। वहाँ का एक पुलिस अफसर कहता है कि आपके संगठन ने एक ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट है ब्रिटेन की, ब्रिटिश एयर की, उसको हाईजैक कर लिया है। लैला कहती नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि हमारे लिस्ट में ब्रिटिश या किसी और देश के प्लेन को हाईजैक करने का कोई कभी प्लान ही नहीं बनाया। हमारी दुश्मनी इजराइल से है, बाकी किसी और देशों से है नहीं। पर उसने बताया कि नहीं, ये सच है और 114 मुसाफिर थे उसमें, उस प्लेन में, और उसको वो काहिरा से उड़ान भरा लंदन के लिए, लेकिन काहिरा से उड़ान भरने के बाद ही उसको हाईजैक कर लिया गया था। जब ये तो उसने पूछा कि कुछ डिमांड रखी है तो उन्होंने कहा हाँ डिमांड रखी है आपकी रिहाई।
इसके बाद 12 सितंबर को ये प्लेन हाईजैक किया गया था ब्रिटेन की। 26 दिन तक लैला ब्रिटेन की पुलिस स्टेशन में ही गिरफ्तार उनकी रही एक तरह से, और फिर 1 अक्टूबर को आखिरकार ब्रिटेन सरकार ने लैला को रिहा कर दिया। न सिर्फ रिहा किया बल्कि उसको अपने रॉयल एयरलाइन से लैला को वहाँ से निकाला और उसको सीधे काहिरा भेज दिया। तो लैला की इस रिहाई के बारे में यही कहा जाता है कि अगर ब्रिटिश एयरवेज का हाईजैकिंग न होता तो लैला को ब्रिटेन शायद रिहा नहीं करता, लेकिन यह है कि वो शायद इजराइल के भी हवाले नहीं करता, क्योंकि वो अरब देशों के साथ उसकी जो एक दोस्ती थी वो उसके खिलाफ भी नहीं जा सकता था। तो आखिरकार लैला को 26 दिन के तक रखने के बाद रिहा कर दिया गया, और इधर फ़लस्तीन मूवमेंट के उन लोगों ने उस प्लेन को भी फिर और उसमें सवार मुसाफिरों को रिहा कर दिया। लेकिन इससे पहले 69 और 70 के बीच 4 और प्लेन को इन्होंने हाईजैक किया, और वो सारे इजरायली थे, और उसके मुसाफिरों को इन्होंने उतारा अरब देशों के अलग अलग एयरपोर्ट पर, और उतारने के बाद उन सबको छोड़ दिया, लेकिन प्लेन को नहीं छोड़ा। हर प्लेन के विंग में और बाकी जगहों पे बारूद लगाए, और जिस तरीके से लैला ने जिस प्लेन को पहली बार जो हाईजैक किया था, बाकी 3 और प्लेन को इसी तरह बारूद और बम से उड़ा दिया गया, सिर्फ मैसेज देने के लिए। तो इसके बाद ब्रिटेन से लैला रिहा होती है, वापस आती है, और एक हीरो की तौर पर उसका स्वागत किया जाता है। वो एक पोस्टर गर्ल बन जाती है फ़लस्तीन की आज़ादी के मूवमेंट के लिए, और फिर उसके बाद वो उसमें बहुत सारे ऑपरेशन में शामिल होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो ये सारी चीज़ें छोड़ देती है और पॉलिटिक्स का रुख करती है। और लैला खालिद इसके बाद एक पॉलिटिशियन बन जाती हैं फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए। फिर उनको फ़लस्तीन की आज़ादी की जो पार्टी थी पूरी, उसमें एक ऊंचा ओहदा भी दिया जाता है। फिर काफ़ी वक्त बीतता है। अब लैला जो है इस वक्त करीब 80 साल की उम्र होगी, अभी भी ज़िंदा है, और अम्मान में रह रही। एक डॉक्टर से शादी की, 2 बच्चे हैं, और अम्मान में रह रही। और कहते हैं कि एक ज़माने में जिसके पास AK-47, जो हवा में प्लेन को इस तरीके से हाईजैक 1 से ज़्यादा बार करना, पकड़ा जाना, मौत के मुंह से बचना, और फिर रिहाई, जिसके लिए एक बाकायदा प्लेन को हाईजैक कर लिया गया, और वो अब अपने उम्र के बाकी का जो आधा हिस्सा था, मतलब 40 साल के बाद, वो एक पॉलिटिशियन के तौर पर ज़िंदगी गुजारी। आज भी अम्मान में अपने बच्चे और अपने पति के साथ। लेकिन दुनिया आज भी लैला खालिद को सिर्फ इसलिए याद करती है क्योंकि नाम के साथ ये जुड़ा हुआ है कि ये दुनिया की पहली महिला हाईजैकर है, और एक ऐसी महिला हाईजैकर जिसने एक बार नहीं कई बार प्लेन हाईजैक की। तो ये थी कहानी लैला खालिद की। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज श्याम रॉकर, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे श्याम। और साथी टेंडोल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे टेंडोल। और तंजिन गावा ने भेजा है न्यूयॉर्क से। साथी अमोल साणे, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमोल। ईशान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ईशान। जावेद ने भेजा है। राम प्रवेश बबलू यादव, इनका भी आज बर्थडे है, अच्छा खासा आपका नाम है, तो राम प्रवेश बबलू यादव जी हैप्पी बर्थडे। सौरभ यादव ने भेजा है। ऋषभ यादव, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ऋषभ। साथी नागा चैतन्य, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नागा। नमन शुक्ला, इनका भी जन्मदिन, बल्कि 8 को था जन्मदिन, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और विवेक कुमार ने भेजा है। आज़म खान अब्बासी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आज़म साहब। और ये अता अब्बासी ने भेजा है सिंध पाकिस्तान से। माले त्रिवेदी, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा दिनेश सिंह, इन्होंने पूछा है कि पहले टर्की था, आजकल अचानक हर जगह न्यूज़ चैनल अखबारों में देख रहे हैं तुर्की है, ये क्या है? तो बिल्कुल सही आपने सुना, पहले टर्की अंग्रेज़ी में लोग कहते थे, हिंदी में तुर्की बोलते थे, अब ये तुर्की हो गया है। उसकी वजह यह है कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया, जो असल में इंटरनल शुरू से ही टर्की का नाम वहाँ के जो लोग लेते हैं वो तुर्की ही बोला करते थे, उनका ऐतिहासिक नाम तुर्की ही था।
लेकिन बाद में फिर उसको टर्की और तुर्की कर दिया दुनिया वालों ने। तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने फिर कहा कि नहीं, हम लोग तुर्की हैं, फिर उन्होंने मेड इन तुर्की और ये सारी चीज़ें एक मुहिम चलाई। 2022 में तुर्की सरकार के आग्रह पर फिर यूनाइटेड नेशन ने भी इस नाम को मंजूरी दी और अब टर्की या तुर्की नहीं बल्कि ये ऑफिशियल नेम तुर्कीये है, जो उनका ऐतिहासिक नाम है। तो अब टर्की या तुर्की आप भी ना बोलें, तुर्की है। जैसे अपने देश में भी बहुत सारे नाम बदले गए हैं या बदले जा रहे हैं, दुनिया में कई बदले गए हैं। आपको याद होगा हॉलैंड, पहले हॉलैंड भी लोग कहते थे लेकिन अब वो नीदरलैंड है, तो उसका अब नाम तुर्की हो गया। साथ ही डॉक्टर अर्जुन लामा नेपाल से हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। सोमेश दहिया, थैंक यू सो मच आपका भी। चंद्रभान मौर्य, थैंक यू सो मच आपका भी। और इन्होंने एक वीडियो भी भेजा है एक मेरे हमशक्ल की, तो कभी दिखाऊंगा आप सबको भी। संगीता, थैंक यू सो मच। विवेक कुमार सिंह और आपके पापा, आप दोनों का भी शुक्रिया बहुत। सुमित दत्ता, इसके अलावा अनिल कुमार, अंकित दीक्षित ने कहानी की फरमाइश की है। गबानी भौतिक, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। गरिमा जैन, थैंक यू सो मच। और शुभम सिंह, शुभम सिंह कई बार होता है रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन आप अच्छे रहें, खुश रहें हमेशा। तो आज कहानी में इतना ही। शिकारपुरी आजकल शादी में गए हैं, तो मेरे सामने आज शकील, छोटा शकील, या हमें जो भी कहें मतलब मोहम्मद शकील हैं, ये हंस रहे हैं। ये प्यार से हम लोग इनको छोटा शकील भी बुलाते हैं क्योंकि ये छोटे हैं थोड़े हाइट में। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।